हिसाब किताब कार्यक्रम की अगली कड़ी में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि झारखंड राज्य को बने हुए लगभग 15 साल हो गए हैं। 15 साल में जो हम लोगों ने यात्रा की वो यात्रा कैसी रही, हमने क्या सबक सीखा और इससे फ़ायदा लेके आगे और तेज़ी से हम इस विकास यात्रा में कैसे चले, इस पर चर्चा भविष्य में होने वाली है। जो विषय हमेशा आता है जिस पर चर्चा नहीं हो पाती है क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों के बारे में बोलते हैं, लेकिन एक मुख्य मुद्दा रहता है कि स्थायी सरकार यहाँ नहीं बन पाती है। और ये एक पूरे देश में देखा जा रहा है कि जहाँ पर असेंबली का स्ट्रेंथ छोटा है, यानी जहाँ पर 70 एमएलएज हैं, 80 एमएलएज हैं, 90 एमएलएज हैं, तो वहाँ बहुत समस्या होती है स्थायी सरकार देने में। और ये चर्चा हर जगह हो रही है कि नंबर ऑफ सीट्स राज्य में बढ़ाया जाए। तो इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आज के दिन में स्थायी सरकार हमारे यहाँ है झारखंड में, लेकिन भविष्य में भी हर बार जब इलेक्शन हो तो प्रबल संभावना हो कि हमारे पास स्थायी सरकार हो। इसके लिए क्या यह सुझाव दिया जा सकता है? क्या सारी पार्टियां मिलके ये एकजुट होकर ये कह सकती हैं कि जो हमारा स्ट्रेंथ है असेंबली का उसको बढ़ाया जाए? बाबूलाल मरांडी जी। मैं समझता हूँ कि हर झारखंड वासियों की इच्छा है कि भाई यहाँ 81 विधानसभा है तो कम से कम आगे बढ़ा करके सीटों को 150 की करनी चाहिए जी। और इसके पीछे का मेरा अपना जो बार बार मैं इस तर्क को कहता हूँ कि इसलिए नहीं कि अस्थायी सरकार, इसलिए क्योंकि यहाँ आप देखेंगे समाज में बिल्कुल भिन्न भिन्न जाति मजहब ऐसे लोग यहाँ रहते हैं जी। और सबों का विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। अब जैसे ट्राइबल में भी अगर आप देखेंगे जी तो जितना 30-32 की संख्या में जो सूची है तो उसमें संथाल है, मुंडा है, उरांव है, हो है जी। ये 4 ट्राइबल्स ही उसमें प्रतिनिधित्व करते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से जो शेष सीटें हैं जो अनरिजर्व पहाड़ियां हैं, वही में कर तो बाकी लोग नहीं कर पाते। उसी प्रकार से अन्य जातियों में भी जो वोट की जिस प्रकार से पैटर्न जो चल पड़ा है तो आप देखेंगे वहाँ भी कुछ एक लोग प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, कुछ एक जाति समूह के ही, बाकी हर लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। जब विधानसभा की सीटें अधिक होगी, 150 की संख्या होगी, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से क्षेत्र ऑटोमेटिक छोटा होगा। तो स्वाभाविक रूप से आज जितनी लोगों की प्रतिनिधित्व है विधानसभा के अंदर में, सरकार के अंदर में, तो संख्या अधिक होगी विधायकों की, तो स्वाभाविक रूप से विधानसभा में हर वर्ग के लोग प्रतिनिधित्व लोगों को मिल पाएंगे। मरांडी जी का कहना है कि संख्या बढ़नी चाहिए। संख्या केवल इसलिए नहीं बढ़नी चाहिए कि स्थायी सरकार हो, क्योंकि स्थायी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती संख्या बढ़ने के बाद भी, लेकिन इनका ये कहना है कि हर वर्ग को और हर लोगों को एक मौका मिले नेतृत्व देने का, सरकार में हिस्सा लेने का, एमएलए बनने का। उस दृष्टिकोण से भी संख्या बढ़नी चाहिए। अब हम जानना चाहेंगे माननीय अर्जुन मुंडा जी की राय। जो संख्या की दृष्टि से कम है वैसे राज्यों में थोड़ी सी समस्या उभरती है जी। तो हो सकता है ये एक समाधान का रास्ता हो कि संख्या अधिक होने से उसी ढंग से जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे, मेजॉरिटी की गवर्नमेंट, स्पष्ट जनादेश प्राप्त होगा। तो यह कहा जा सकता है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि कई ऐसे जहाँ पर अधिक संख्या वहाँ पर भी हैंग असेंबली होती है। तो यह तो जनता पर भी बहुत सारी बातें निर्भर करती है, लेकिन कुल मिलाकर के आबादी की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो जो मापदंड तय किया गया है उसके अनुसार हमारे राज्य के आबादी के अनुसार संख्या बढ़नी चाहिए, ये बात ध्यान में रखते हुए अनुशंसा की गई है। श्री सीपी सिंह जी, आपके विचार के साथ साथ हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि झारखंड की विधायिका ने इस प्रस्ताव को पारित करते हुए केंद्र सरकार को अग्रसारित कर दिया है, केंद्र सरकार को भेज दिया है। तो अगर इसको हमें प्राप्त करना है इस लक्ष्य को, तो सरकार के लेवल पर केंद्र सरकार से भी बातचीत करके कि कौन सी बात है जिसके चलते देरी हो रही है, थोड़ा उसको परसू करके आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं यहाँ? नहीं, देखिए, ये तो सारे लोग जानते हैं कि 2026 तक जी सीट बढ़ने की कोई संभावना नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए पहले ही प्रावधान कर दिया गया है कि 2026 तक
किसी भी राज्य का ना सांसद का सीट बढ़ेगा, ना किसी राज्य का विधानसभा का सीट बढ़ेगा। ये 2026 तक है। अब इसमें संविधान में संशोधन या जो सारी प्रक्रियाएं करने के बाद ही होगा। अब ये बात सही है कि हमारा झारखंड विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके भेज दिया है और बीच बीच में इस पर राजनीति भी होती रहती है, तो मैं उस पर अब नहीं जाता हूँ। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि झारखंड राज्य की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं जी, आप देखेंगे तो गोवा वगैरह में 30-32 हज़ार पर एक विधायक बनता है और हमारे यहाँ तो 6-6 लाख पर एक विधायक बन रहा है। उदाहरण के लिए सबसे बड़ा यदि विधानसभा है इस राज्य का तो बोकारो है। बोकारो जी, क्षेत्र की दृष्टि से देखेंगे तो डाल्टनगंज का जो विधायक है जी, वो डाल्टनगंज से सतबरवा से लेकर जी, और भंडरिया तक उसका चला जाता है, गढ़वा से आगे भंडरिया तक उसका विधानसभा क्षेत्र है। दूसरा ये चीज़ है, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है झारखंड में। जो मैं महसूस करता हूँ रांची शहर का विधायक, रांची विधानसभा का विधायक होने के नाते जी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग अपेक्षाएं बहुत रखते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से और संख्या के दृष्टिकोण से और एमएलए पर जो इस संख्या के चलते दबाव बढ़ रहा है उसके भी दृष्टिकोण से इस पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए, ये विचार थे माननीय श्री सीपी सिंह जी की। सुप्रियो जी, आपकी राय भी हम लोग जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, संख्या में वृद्धि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए संख्या में वृद्धि हो लेकिन स्पिरिट के साथ छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि यही डिलिमिटेशन कमीशन का हम लोगों ने विरोध किया और नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ केवल हम लोग झारखंड को कंसीडर कर दिया गया था कि वो डिलिमिटेशन से बाहर रहेगा और जो कहा कि हाँ 2025 तक यही स्टेटस को रहेगा। 2025 तक 26 में पुनर्विचार होगा, फिर से डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। देखिए विधानसभा ये एक पॉलिटिकल इशू भी और विधानसभा का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास जाना या उसको लेके बहुत ज्यादा ये कॉन्स्टिट्यूशनली वायबल नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट और गवर्नमेंट जी, मिलके एक कमीशन बनाता है। वो पॉपुलेशन के सेंसस के ऊपर में इलेक्शन कमीशन से भी उसमें राय ली जाती है और जाके जब कमीशन बनता है तो उस कमीशन को ही एकमात्र अधिकार है। अर्जुन ने ठीक कहा कि हम लोगों के यहाँ चूंकि प्रोटेक्शन है, शेड्यूल का प्रोटेक्शन, जी, तो आप यदि ये बहुत जरूरी है कि यहाँ का डेमोग्राफी पे आपका सीट्स बढ़नी चाहिए, लेकिन फिर से यदि स्पिरिट के साथ छेड़छाड़ हो कि ट्राइबल नेचर में ही है डोमिनेंस और पर्टिकुलर मुंडा जो एरिया है उसमें मुंडाज का है डोमिनेंस, हो के जगह में हो का है, संथाल के जगह में संथाल का है जी, और उरांव के जगह में उरांव का। जी, तो ये तो बाय नेचर डोमिनेंस है। इस पे क्या आप किसी को प्रोटेक्ट कर पाइएगा या रिजर्व कर पाइएगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा बहस है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि स्पिरिट को इंटैक्ट रखना है। अगर किसी भी समय 2025 में हो या उसके पहले हो तो स्पिरिट को देखते हुए ही इस तरह की कोई कार्रवाई होनी चाहिए, इनका विचार है सुप्रियो जी का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो झारखंड के जो निवासी हैं उनके दिमाग में ये घूमता रहता है, अक्सर वो सुनते हैं कि देश का 50% खनिज आपके राज्य में है, यहाँ पर पोटेंशियल है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ सकती हैं, उद्योग लगाए जा सकते हैं, वैल्यू एडिशन हो सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। क्योंकि जैसे ही उद्योग लगाने की बात होती है तो 2-3 मुद्दे सामने आते हैं। ये तय है कि जिस पृथ्वी धरती के नीचे में खनिज संपदा है वो मानव जाति आज नहीं तो कल कोशिश करेगा उस खनिज संपदा को बाहर निकालने के लिए। दूसरा प्रयास ये होना चाहिए कि खनिज संपदा जब बाहर निकले तो सीधा खनिज के रूप में इस राज्य से बाहर नहीं जाए, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन यही हो, यानी कि अगर आयरन ओर है तो वो स्पॉन्ज आयरन से स्टील से मेटेलिक शीट्स, ये सारे वैल्यू एडिशन
अगर राज्य में होते हैं तो लोगों को रोजगार होता है, राज्य को टैक्स मिलता है, एक्साइज, सेल्स टैक्स, बहुत तरह के फायदे होते हैं। लेकिन इसके साथ यह भी मुद्दा जुड़ा हुआ है कि जब भी बड़ा उद्योग लगता है तो लोग विस्थापित भी होते हैं, क्योंकि जमीन भी उनकी चली जाती है उद्योग लगाने के लिए। और लोग अक्सर, मैंने देखा है कि झारखंड में जब ये चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि अगर कहीं अरब देश में किसी व्यक्ति के जमीन के नीचे तेल निकलता है तो वो अरबपति हो जाता है, लेकिन झारखंड में यदि पता चलता है कि आपकी जमीन के नीचे कोयला निकल गया तो आप और गरीब से गरीबतर हो जाएंगे, क्योंकि कोल बियरिंग एक्ट के तहत भारत सरकार उस जमीन को ले लेगा। कोल इंडिया लिमिटेड का ये नियम बना हुआ है कि जब तक 2 एकड़ की जमीन आपकी नहीं जाएगी तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर केवल आधा एकड़ जमीन के आप मालिक हैं तो पूरा परिवार वहां से विस्थापित भी हो जाता है, नौकरी भी नहीं मिलता है, तो आपके जमीन के नीचे खनिज रहना एक अभिशाप हो जाता है। इन सारी बातों को लेके ऐसा लगता है कि पिछले कई वर्षों में हम लोग बिल्कुल ही एक पैरालिसिस की स्थिति में आ गए हैं, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अब ये सोच रही हैं कि हम इस राज्य में जाएं या ना जाएं। सरकार में हिम्मत ताकत है कि वो ये ज़मीन एक्वायर करके या लोगों को समझा बुझा के हम लोग को ज़मीन दे सकती है या नहीं। उसके चलते बहुत सारी बातें अधूरी पड़ी हुई हैं। उसके बारे में हम राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी जी। देखिए, मेरा अपना अनुभव करता है, झारखंड के लोगों के लिए ये सब चीज़ अभिशाप बन चुका है, वरदान ये नहीं रहा। और इसका मूल कारण ये है कि हम, आपने भी खुद कहा कि खदान से हम खनिज तो निकालते हैं, वहाँ के लोगों को यूं ही हम छोड़ देते हैं जी। आज भी अगर झारखंड में हम पूरे राज्य में घूम करके देखें, जहाँ जहाँ चाहे कोयला की खदान हो या किसी चीज़ का भी खदान हो, खदान की खुदाई हुई और वो गांव के गांव उजड़ गए। आज वो गांव का पता नहीं है, गांव के लोगों का पता नहीं वो कहाँ है, किस हालत में। तो मुझे लगता है कि भाई इस प्रकार की हम आगे कुछ करें, उससे पहले सरकार का ये दायित्व बनता है मेरे समझ से, और हम सब लोगों का भी दायित्व बनता है, पहले इसकी पूरी सर्वे हो जानी चाहिए कोई आयोग बना करके, और हम उसको करें कि भाई अभी तक जितनी खदानें खुली उससे कितनी लोगों की ज़मीनें गई है, कितने लोग उससे लाभान्वित हुए हैं, और जहाँ कारखाना खुले हैं वहाँ से भी कितने लोग लाभान्वित हुए हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों का ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि उसमें बहुत ही कम लोग उसका लाभ ले पाए हैं या हम दे पाए। और इस कारण से स्वाभाविक रूप से आज झारखंड के गाँव में आज विरोध हो रहा है, चाहे खदान हो, चाहे कारखाना के लिए कोई ज़मीन लेता हो, चाहे डैम बनाने के लिए हो। अगर मेरे जैसे व्यक्ति कहे तो मैं तो कहता हूँ कि भाई इन सारी चीज़ों को कुछ दिनों के लिए बंद कर देनी चाहिए। फिर विकास किसकी हम बात कर रहे हैं? हम अडानी के विकास की बात कर रहे हैं कि रिलायंस के विकास की बात कर रहे हैं कि मित्तल के और जिंदल के विकास की बात कर रहे हैं कि झारखंड के गाँव में रहने वाले वो सर्वसाधारण लोगों के विकास की बात कर रहे हैं? तो मेरा ही कहना है कि किसी के कोष्ठ पर किसी और का विकास नहीं हो, झारखंड के विकास, मूल्य संवर्धन सब हो, लेकिन झारखंड वासियों का हो, झारखंड वासियों के लिए हो, ये हमें निश्चित करना। मरांडी जी, आपने सही कहा कि अभी तक जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन की जो पॉलिसी रही है, तो जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं, चाहे वो सिंचाई की योजनाएं हैं या खदान बने हैं, तो आम लोगों जिनकी ज़मीन गई है उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, और वो देखने से पता चलता है। उसके लिए बहुत कोई डिटेल्ड सर्वे करवाने की आवश्यकता नहीं है कि 5-10 वर्ष तक सर्वे हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या कोर्स करेक्शन करते हुए, पॉलिसी में आमूल चूल परिवर्तन लाते हुए, जिससे कि जो आदमी विस्थापित हो रहा है उसके परिवार को आने वाले दिनों में उस नौकरी मिले, रहने को घर मिले, चिकित्सा शिक्षा की सुविधा हो, और सबसे बड़ा है कि उसका एम्पावरमेंट हो। मैंने तो देखा है जब मैं एसडीओ के रूप में काम कर रहा था बेरमो में, कि अगर किसी गरीब आदिवासी का सशक्तिकरण नहीं हुआ, अगर उसमें ये समझ नहीं आई है कि उसको 2 लाख रुपए मिले हैं तो वो कैसे खर्च करे, तो वो रुपये थोड़े दिन में उसके हाथ से चले जाते हैं। तो जब तक एम्पावरमेंट नहीं होगा तब तक एक लंबे पीरियड के लिए उसको हम लोग बहुत दूर तक आगे नहीं ले जा पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो पैसे आते हैं कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी का करेक्शन करके क्या हम लोग को एक विकसित इंडस्ट्रियल झारखंड की ओर बढ़ना चाहिए,
या बिल्कुल रोक देना चाहिए? नहीं, मैं रोकने के लिए मैंने कहा कि पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए, विचार होनी चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि उस पैसे को रख नहीं सकते, तो हम बार बार कहते हैं कि भाई ऐसे जिनका जीविकोपार्जन का साधन जमीन ही है, खेती है, और उसको हम वहाँ से उजाड़ रहे हैं, तो हमारा कहना है कि खदान किसी ना किसी दिन निकालना है, तो आप उस व्यक्ति को कहीं अन्यत्र उतनी जमीन उनके लिए व्यवस्था कर दीजिए, नौकरी भी व्यवस्था कर दीजिए, पैसे भी कर दीजिए और जमीन भी कर दीजिए, ताकि उनका जीविकोपार्जन का जो साधन है वो समाप्त नहीं हो। लेकिन आज तो आप बिल्कुल उनकी समाप्त कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं, क्या कहते हैं, हम थोड़े दिन पहले एनटीपीसी वालों से बात कर रहे थे, तो 4 डिसमिल जमीन दे रहे हैं घर बनाने के लिए। हमने कहा कि भाई गांव के लोग 4 डिसमिल जमीन में क्या करेंगे, गाय रखेंगे कि मुर्गी रखेंगे कि बकरी रखेंगे कि अपने बच्चे को रखेंगे? 4 डिसमिल में तो कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। एक एन्युटी की स्कीम वो लाए हैं जिसमें कहते हैं कि हम लोग 15 या 20 हज़ार रुपये अगले 20 वर्षों तक उसको देते रहेंगे, नौकरी दें या ना दें, उसके बारे में आपकी क्या राय? नहीं, वो कहते हैं, देते नहीं, लेकिन देते नहीं। उसमें से बहुत सारे घपले हमने जगह जगह देखा कि भाई आप पहले तो जमीन है, आप कुछ नहीं दे रहे हैं, अब 4 डिसमिल में कैसे बेचारा रहेंगे? फिर उनका जीविकोपार्जन का एनओटी स्कीम उतना ही, वो कहते हैं उनकी जो योजनाएं हैं, जो मुआवजा की जो राशि मिलेगी कुछ बैंक में हम फिक्स कर देंगे, उससे जो उनको पैसा मिलेगा। लेकिन हमने कहा कि अंततोगत वो करेंगे क्या, आप कब तक देंगे? हम लौटेंगे सर आपके पास, कुछ सवाल लोग भी पूछना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले इस बिंदु पर सर आपकी राय जानना चाहेंगे। आपकी क्या राय है, यहाँ से हम कैसे आगे बढ़ें, क्या करेंगे? देखिए, अभी तक के जो अनुभव हैं जी, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं, बल्कि आप दुनिया के उन सारे देशों के बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे जो मिनरल रिच स्टेट या कंट्रीज हैं, वो अच्छा नहीं। हमारे पास में जो इस समय हमारे सामने जो परिस्थिति है, एक तरफ है कि हमने इस देश को वैश्विक अर्थनीति में लेकर के गया है, चाहे वो हमारे मजबूरी हो, चाहे हम आने वाले दिनों को अति सुंदर या सुंदर बनाने की दृष्टि रखते हों, लेकिन कुल मिलाकर के वैश्विक अर्थनीति में हम हैं। तो वहाँ सबसे ज़्यादा, हाँ, जब वैश्विक अर्थनीति है तो वहाँ कैपिटलिज्म जो है वो थोड़ा सा हावी होता है। अब दूसरा ये है कि जैसे यहाँ के लोगों की स्थिति, जैसे आप विस्थापित का मामला उठाए, तो लोगों में ये है कि हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमी है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, हम उससे संतुष्ट हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है उससे हम खुश हैं। तो यदि आप देखें कि माइंस खुलने से पहले वहाँ का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो अलग है, और माइंस खुलने के बाद का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बिल्कुल अलग है। घट जाता है कि बढ़ जाता है? घट जाता है। तो वो इसलिए होता है कि हम वहाँ वैश्विक अर्थनीति के तहत काम करते हैं और वो उससे जुड़ नहीं पाता है। एक तो हमारे जोड़ने की जो नीति है वो सही ढंग से हो नहीं पाती है, और वो अपने आप को जोड़ने में समर्थ नहीं हो पाता है। तो ये दोनों जो द्वंद्व होती है, ये संकट का बड़ा कारण है। आप सरकार में हैं और सरकार में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही होंगी, आपके पास तरह तरह के प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपके पास रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी भी पहले से बनी हुई है। तो सर संक्षेप में हम जानना चाहेंगे, हमको बहुत सारे लोग यहाँ प्रश्न भी पूछना चाहते हैं हम लोगों से, आप लोगों से, तो संक्षेप में ये जानना चाहते हैं कि आप लोग किस रास्ते पर चलने के लिए वर्तमान रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत ही आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, या उसमें कुछ परिवर्तन की बात है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये जो चर्चा अंत में आपने जो छेड़ा है ना, ये कोई 10 मिनट और 5 मिनट में होने वाला नहीं है। जी, मैं समझता हूँ। ये पॉलिसी, ये इसका मैटर है कि इसमें कई पक्ष हैं। अभी मैं बाबूलाल जी कह रहे थे कि ये सब सारी चीज़ें तो मैं मन ही मन सोच रहा था, जो संभव नहीं है कि एक बार जितने झारखंड के अंदर राजनीतिक दल हैं जी, एक बार बैठकर इस पर जरा स्टाम्प पेपर पर
चर्चा करके कुछ नहीं निर्णय नहीं, ले स्टाम्प पेपर बकायदा ठेपा सही मोहर लगा के ही कर दें कि भाई यहाँ पर कोई कारखाना वगैरह वगैरह नहीं खुलेगा, कोई रेल वगैरह नहीं खुलेगा। अभी मैं पता नहीं किसका स्टेटमेंट देख रहा था, बोला कि भाई सिमडेगा में भी रेल लाइन पहुँचना चाहिए। अब रेल लाइन के लिए तो ज़मीन चाहिए, हम रेल लाइन पर चढ़ेंगे लेकिन उसके लिए ज़मीन नहीं देंगे। पलायन हो रहा है यहाँ से, कारखाना लगना चाहिए लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। ये बात सही है कि आज विस्थापन के कारण बहुत से परेशानियाँ आज भी हो रही हैं। आज भी बोकारो कारखाना लगे हुए कितना साल हो गया। डीवीसी में मैं वही आ रहा हूँ, डीवीसी की बात है। अभी सोनरेखा की बात आप कर लीजिए, अभी एचईसी बगल में है, एचईसी की बात कर लीजिए, और भी कहीं होंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम ईमानदारी पूर्वक इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ता है। जो हमारे बीच बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय अतिथिगण हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अगर आपका कोई प्रश्न है, हमारे पैनल पर बहुत ही प्रबुद्ध अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, किसी को भी आप किसी से या जनरल पैनलिस्ट से यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश कुमार है, मैं मारवाड़ी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जी। मैं माननीय मंत्री सीपी सिंह जी से पूछना चाहता हूँ जी। उन्होंने जो अभी कहा कि स्टैम्प पेपर पर आकर बैठकर हम लोग ये तय कर लें कि झारखंड में कल कारखाना नहीं खोलना है या रेल पटरी नहीं लगाना है, तो इसमें बायस्ड होने की क्या जरूरत है? सीपी सिंह साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि ये दूसरा एक प्रश्न और है माननीय मंत्री। हाँ, माननीय मंत्री जी से इस मुद्दे पर हुआ जो पिछली सरकार अब तक में माननीय मुंडा जी की सरकार या बाबूलाल जी की सरकार नहीं ले पाई, तो ये सरकार जो भी बनी हुई है वो इस नीति पर क्यों नहीं निर्णय ले पा रही है? किस नीति पर? जो लोग विस्थापित हो रहे हैं। अच्छा, ठीक। ये बाइस्ट की बात नहीं है। सीपी सिंह की एक आदत है, सही बात कहने की आदत है, और यदि वह बाइस्ट उसको मानते हैं तो मैं उस आरोप को सहने के लिए तैयार हूँ। नंबर 1। नंबर 2 कि जिसकी बात आप कह रहे हैं कि इसमें क्यों निर्णय नहीं कर ले रहे हैं, उस पर भी आएंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। सवाल है कि इस पैनल डिस्कशन में सिर्फ कह देने से हम ये निर्णय नहीं कर सकते हैं। आखिर उसके निर्णय करने के लिए कई बातें होती है, एक प्रक्रिया बनी हुई। सरकार जनहित जन भावना के अनुरूप निर्णय करती है, और आवश्यकता पड़ेगी तो झारखंड के 3 करोड़ 25 लाख जनता के हित में निर्णय जरूरी है। सीपी सिंह जी वो जानना चाहते हैं और क्या क्या निर्णय लिए गए हैं सरकार से, जो लोगों को पता चले कि ये निर्णय लिया है सरकार ने पिछले 1.5 साल से आपकी सरकार है। 1983 के बाद रांची का मास्टर प्लान नहीं बना था जी। कहाँ 1983, लेकिन हमने मास्टर प्लान इसी सरकार में बनाने का काम किया, घोषणा भी करने का काम किया। बिल्डिंग बायलॉज नहीं बना था, हमने बिल्डिंग बायलॉज भी बनाने का काम किया। उसी प्रकार से आवास नीति आज तक नहीं बनी थी झारखंड के अंदर, हमने आवास नीति बनाने का काम किया। उसी प्रकार पर्यटन नीति नहीं बना था, पर्यटन नीति बनाने का काम किया। तो कई क्षेत्रों में हमने तुरंत निर्णय लिए हैं। कोई और प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं हमारे जी। मैं सिस्टर जेमा टोप्पो हूँ, उर्सुलाइन कॉन्वेंट में रहती हूँ, सोशल वर्कर हूँ। मेरा एक छोटा अनुभव बताना चाहती हूँ। दिल्ली में मैं 20 साल पहले थी, सोशल वर्कर थी, और यहाँ के विस्थापित लोगों के बीच में मैं काम करती थी। और इस बीच मैंने देखा उनका तकलीफ, झुग्गी झोपड़ी में बसने वालों का ज़िंदगी आपने नहीं देखा होगा। जब मैं वहाँ का ज़िंदगी देखी तो हमको बहुत तरस आया। झारखंड के लोग, झारखंड के बहुत सारे लोग विस्थापित लोग वहाँ बसते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, वो नरक ना बनाइए विस्थापित करके, लोगों को विस्थापित करके ना बनाइए। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, आखिर विकास किसका और विस्थापित लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए उनके लिए, इस पर आपको केंद्रित करना पड़ेगा। विकास तो चाहिए, जमीन तो चाहिए, लेकिन विस्थापित लोगों का जीवन शैली कैसे होना चाहिए,
इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इनका कहना है कि विस्थापितों के डिस्प्लेस्ड होने के कारण जो उनकी कठिनाइयां होती हैं, तो पहले सरकार को एक ऐसी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि देखा जा सके कि उनको किसी तरह की कठिनाई डिस्प्लेसमेंट से न हो। ये उनका सुझाव था, शायद प्रश्न नहीं था। और कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? जी, नौशाद खान, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अभी तक रोजगार की व्यवस्था यहाँ नहीं हुई। 16 साल में बता दे इतनी सरकारें आई, कितने लोगों को रोजगार दिया जा चुका? तो रोजगार के लिए सरकार क्या कर रही है ये आप बताएं। सरकार प्रयत्नशील है और आपको जानकारी होना चाहिए कि जब बातें आती है तो झारखंड बनने के बाद पहली बार इस सरकार में 4000 उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई है। क्या 15 साल के कार्यकाल में किसी एक भी उर्दू शिक्षक की बहाली हुई थी? 10,000 शिक्षकों की बहाली हुई, जिसमें रांची में मैं खुद यहाँ के जो बहाली हुए थे, शिक्षक हुए थे, उनको हमने दिया। ये बात सही है कि जेपीएससी के कारण कई कठिनाइयाँ हम लोगों के बीच आई है। उसी प्रकार से कई बार जब हम निर्णय करते हैं और निर्णय करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो कई तरह के व्यवधान फिर उसमें आते हैं, और कई व्यवधान जो आते हैं वो सही भी होते हैं, और कई बार कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगता है। इस बार राज्य सरकार ने जो वैकेंसी निकालने जा रही है इस साल, ये 2016 का वर्ष नियुक्ति का वर्ष होगा। लगभग 46,000 नियुक्तियां 2016 में होने जा रही हैं। अभी हमने सिटी मैनेजर के 100 पद अनुबंध के आधार पर हम लोगों ने किया है, उसके लिए 3 साल के लिए किया है। उसी प्रकार सिटी मिशन मैनेजर के लिए हम लोगों ने किया, ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, सभी नगर निकाय में वो काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे पास इंजीनियर्स नहीं थे, हमने चाहे वो रिटायर्ड इंजीनियर हों, वर्तमान में कहीं हों या बेरोजगार हों, हमने चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक का बहाली करने का काम किया। स्किल डेवलपमेंट में स्किल मिशन की कैसे लोगों को हुनर प्रदान किया जाए कि वो बढ़ई का काम सीख सके, वो कोई ड्राइविंग का काम सीख सके, कोई भी स्किल अपग्रेडेशन हो व्यक्ति का, ताकि उसको बेटर तनख्वाह मिल सके, क्योंकि सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो सभी लोगों को नौकरियां दे सकें। स्किल डेवलपमेंट में आपकी सरकार अगर कुछ कर रही हो तो? राज्य सरकार की योजना है कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वैसा हुनर प्रदान करे जिसे नौकरी मिलने में कहीं कोई कठिनाई न हो। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज हमारे सिर्फ नगर विकास विभाग में लगभग 21,980 लोगों का ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। जो मेरा लक्ष्य है वो चल रहा है। उसी प्रकार से अलग अलग विभागों में, ये श्रम विभाग का अलग अपना स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट के भी चल रहे हैं। और प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला के बाद मुझे वो कविता याद आ रही है कि कोई मेरे हाथ में ऐसी किताब दे, उलझे हुए सवालों का सीधा जवाब दे। आप लोगों ने देखा कि राजनीतिक लेवल की राजनीति से उठ के हमारा राज्य कैसे और तेज़ी से आगे बढ़े, एक सहमति बनाने की आवश्यकता सभी ने महसूस की, और एक विकास की गति को और तेज़ी से बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के पहले एक स्टॉक टेकिंग की भी आवश्यकता है। ये सोचने की आवश्यकता है आगे विकास होना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, हम सब पॉजिटिव हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जो सभी लोगों ने सुझाव दिया, यहाँ जो लोगों ने इसमें भाग लिया, जो हम लोगों से प्रश्न पूछा, आप सभी लोगों का हम धन्यवाद देते हैं। हिसाब किताब की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। देखते रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए APN न्यूज़।